आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब किसी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है तो पहले उसे एक तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फूल, माला और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ उसको चढ़ाई और खिलाई जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बकरे को ये शक जरूर हो जाता है कि जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है ये आखिर क्यों दिया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ इसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट हमारे देश की भोली भाली जनता इलेक्शन से पहले बिल्कुल भी नहीं भांप पाती है कि उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है। और जनरली कुछ इसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट इलेक्शन के टाइम पर आप लोगों ने नेताओं को जनता को देते हुए जरूर देखा होगा। आप जाकर देखना उस गाँव में जहाँ पर प्रधानी के चुनाव चल रहे हो, उस गाँव में लड्डू और बर्फियाँ ऐसे बट रही होगी जैसे उस गाँव में किसी की शादी हो। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, जब भी इलेक्शन आती है तो जो ये नेता है ये छोटे मोटे वादे कर कर जनता को ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं जैसे एक रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए एक लड़का चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करता है। लेकिन यहाँ पर गलती हमारे देश के नेताओं की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नेताओं को जनता की कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। ये नेता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जनता है वो 200 यूनिट फ्री बिजली, आटा, दाल, चावल या फिर कास्ट और रिलीजन के आधार पर ही वोट देने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे जनता को इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र ने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, और वो हथियार है वोटिंग का हथियार। लेकिन बैड लक है हमारे देश की जनता का, जो अपनी इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल फ्री बिजली, आटा, दाल, चावल या फिर कास्ट और रिलीजन के चक्कर में किसी ऐसे नेता को वोट डालकर आ जाती है जो विकास के नाम पर दंगे और शिक्षा के नाम पर शराब को अपना हथियार बनाकर आप लोगों की ही कमर तोड़ता है। और फिर बाद में यही जनता चिल्लाती फिरती है कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। आप लोग खुद सोचकर देखिए कि आप लोगों ने जो वोट दी थी वो किसके आधार पर दी थी। और आप लोगों को ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन का जो हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट रिकॉर्ड बना था वो सिर्फ 67% था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे देश की 33% जनता वोट डालने जाती ही नहीं है। आप लोग खुद सोचकर देखिए कि ये जो 33% का शेयर है, ये शेयर इतना बड़ा है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में लाकर जिता सकती है। तो देखिए, आज के इस वीडियो से आप लोगों को इस बात का अंदाजा जरूर हो जाएगा आखिर आपकी एक वोट डालने से या फिर ना डालने से फर्क ही क्या पड़ता है। तो देखिए, आप लोगों के एक वोट डालने या फिर ना डालने से क्या फर्क पड़ता है उसको समझने से पहले हम लोगों को इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वोटर्स और इलेक्शन प्रोसेस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप। अर्बन एरिया के ज़्यादातर लोग अपने वोटिंग राइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये मानो कि ये बस उन लोगों के लिए एक नेशनल हॉलीडे का जो पर्पस है उसको सर्व करता है। यंग जनरेशन जो कि पॉलिसीज, बजट या फिर पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा समझने की क्षमता रखती है, वो तबका वोटिंग में सबसे कम पार्टिसिपेट करता है। और जो कम्युनिटी या एज ग्रुप के लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग फिर पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाते हैं। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है फिर उन लोगों के बजाय ऐसे लोगों पर ध्यान देती है जो कि पॉलिटिकली प्रेजेंट है, ताकि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ये अपना वोट बैंक बढ़ा सके। और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है जब ये जीत जाती है तो ऐसे लोगों को टारगेट कर कर पॉलिसीज बनाती है जो कि पॉलिटिकली प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोटिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, ताकि जो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रह सकें। और यही से ही कास्ट पॉलिटिक्स और वोट बैंक जैसी प्रॉब्लम भी अराइज होती है। और फिर बाद में जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो वो लोग भी सामने आकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी फैमिली में से एक वोट तक नहीं डाला था। अब देखिए, यहाँ पे हमारे देश की जनता को ये बात समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए वोट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स और जितने भी अदर इन्वेंटर्स थे वो इसीलिए लड़ी थी ताकि वो हम सभी लोगों को वोटिंग राइट, इक्वालिटी और आज़ादी दिला सके। कि आपने अपनी एक वोट किस नेता या फिर पॉलिटिकल पार्टी को दी है, इस बात से आप इस चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आगे चलकर हमारा देश कौन सी दिशा या फिर दशा में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी एक सवाल आता है कि ये वोटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। कैसे आपके गाँव या शहर में आपके द्वारा दी गई एक वोट प्रधानमंत्री, MLA या फिर MP बनाती है। तो इस बात को समझने के लिए आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जिस तरह इंडिया को 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक इसी तरह पूरे इंडिया को 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है।
और जो ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है ये स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि किस स्टेट में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में सिर्फ 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो ये स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। और इसी तरह स्टेट में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए बनते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को उस स्टेट की मेजॉरिटी पार्टी माना जाता है, और आगे चलकर उसी पार्टी में से कोई एक एमएलए आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे देश की जनता को इस बात को ज़रूर समझना होगा कि आपके द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी ही आगे चलकर सीएम और पीएम बनते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह के उम्मीदवार को कौन से लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपके द्वारा चुने गए एमएलए ही लेजिस्लेटिव असेंबली में सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने सजेशंस और ओपिनियन देते हैं कि कैसे हम अपनी इस कंट्री को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर आप अपने एरिया में सही उम्मीदवार को वोट नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि आपके गांव या शहर में जो मेन प्रॉब्लम है वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच ही ना पाए, और यहीं से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और वोटर ये आपकी मेरी यानी कि हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ को चेक करना कि जो करंट गवर्नमेंट है वो अपने किए हुए प्रोमिसेस को पूरा कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या फिर हमारे ऊपर कोई करप्ट पॉलिटिशियन ही राज कर रहा है। और आगे आप किसी भी पार्टी को अगर वोट देना चाहते हैं तो उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ज़रूर कंपेयर कर लें। अगर कोई रूलिंग पार्टी है उसका भी मैनिफेस्टो ज़रूर चेक करें कि उसने पिछली बार कितने प्रोमिसेस किए थे और उन प्रोमिसेस में से कितने प्रोमिसेस उस पार्टी ने पूरे किए हैं। और अगर कोई अपोजिशन पार्टी है उस पार्टी का भी मैनिफेस्टो ज़रूर चेक करें कि इस बार जो वो पार्टी है वो कौन से प्रोमिसेस कर रही है आगे आने वाले कुछ सालों में पूरा करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी का होना कंट्री के वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप सत्ता को एक ही पार्टी के हाथ में लंबे समय तक थमा कर रखेंगे तो उस पार्टी में करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस बात को आप इस एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि अगर एक राज्य का जो राजा है अगर वो बढ़िया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस राज्य में रहने वाले सारे ही लोग अच्छे होंगे। ठीक इसी तरह जो रूलिंग पार्टी है अगर उस पार्टी का जो लीडर है वो अच्छा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस रूलिंग पार्टी के अंडर में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस अच्छे ही होंगे। सो इस वीडियो के एंड में मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है और किस पर्पस के लिए वोट दिया है।